नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है AMPCS। दोस्तों, आज जब हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं वह बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। प्रत्येक समाचार पत्र में, न्यूज़ चैनलों में इस विषय पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। वर्तमान में यह विषय इसलिए भी चर्चा में रहा हो कि चाहे तो वह उत्तर प्रदेश का मामला हो अथवा छत्तीसगढ़ का, प्रत्येक राज्य में पेपर लीक से संबंधित प्रकरण देखे गए। यहाँ तक कि मेडिकल के क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली परीक्षा नीट भी पेपर लीक के चलते सुर्खियों में है। तो दोस्तों, आज इसे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अपने 3 एडिटोरियल को मिक्स करके। हमने पूरी कोशिश करी है कि अपने इस डिस्कशन में कोई भी बिंदु जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है छूट ना पाए। इसलिए हमने ये दैनिक जागरण का जो मुद्दा संबंधित डिस्कशन है वो, साथ ही जनसत्ता का 2 जनवरी 2024 का नकल और नकली पर नकेल के नाम से जो एडिटोरियल आया था वह, तथा साथ ही परीक्षा से पहले पर्चा बाहर जो कि 28 फरवरी 2024 का जनसत्ता का संपादकीय के अंतर्गत प्रकाशित लेख है। तो दोस्तों, तीनों ही आर्टिकल से हमने अपने इस टॉपिक पर एक समग्र समझ विकसित करने के लिए बिंदु को निकाल लिया है। इससे पहले कि हम अपने डिस्कशन की शुरुआत करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक कोई भी वीडियो अपलोड होने के साथ ही नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। और अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य उपलब्ध कराएं। साथ ही आपके जो मित्र, जो दोस्त, जो रिलेटिव इस तैयारी में लगे हुए हैं उनके साथ भी इस चैनल को शेयर करें। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के डिस्कशन की। देखिए, पेपर लीक प्रकरण है ना, तो जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया कि चाहे तो वह उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा का पेपर हो, छत्तीसगढ़ PCS का पेपर हो, अथवा नीट जो कि मेडिकल के संबंध में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, उसके पेपर लीक के मामले हाल ही में चर्चा में आए। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाएं जो कराई जाती हैं ये युवा प्रतिभा की खोज के लिए होते हैं, है ना, क्योंकि इसके द्वारा जो चयनित युवा होते हैं वो देश प्रदेश में नीति निर्माण में कार्य करते हैं और उन्हें लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो उद्देश्य है वो क्या होता है कि युवा प्रतिभा की खोज करना, ताकि देश और प्रदेश के विकास में युवाओं की उस प्रतिभा का उपयोग किया जा सके। ठीक है, लेकिन देखिए, जब पेपर लीक हो जाता है, पेपर जब लीक हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जो असली प्रतिभा है वो हतोत्साहित हो जाती है ना, क्योंकि उसका जो भी कॉन्फिडेंस है, जो भी मॉरल है वो डाउन हो जाता है और ऐसी प्रतिभा पलायन को विवश हो जाती है। वह पलायन चाहे तो पड़ोसी राज्यों में हो सकता है, चाहे पड़ोसी देशों में हो सकता है, अथवा यूरोपीय देशों में भी हो सकता है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर वो है असली प्रतिभा का हतोत्साहित होना और पलायन को विवश होना। दूसरा प्रकरण यहाँ पे पेपर लीक का परिणाम ये देखा गया है कि बहुत सारे छात्र पेपर लीक के कारण मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाते हैं और वो गलत कदम उठा लेते हैं। गलत कदम में क्या क्या हो सकता है, वे आत्महत्या कर लेते हैं और स्वयं इसका भाग बन जाने के लिए विवश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई अगर सभी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं तो हम भी कहीं ना कहीं इसका भाग बनकर अपने भविष्य को संवार लें, है ना। और इससे क्या होता है कि अभ्यर्थी जो है वो परिश्रम का त्याग कर देता है और स्वयं भी जो किसी तरह की जो इसमें अनैतिक और अवैध गतिविधि है उसमें संलिप्त हो जाता है। ठीक है,
पेपर लीक के कारण अभ्यर्थियों के समय का और अवसरों का नुकसान होता है। वर्ष भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। संसाधनों एवं धन की हानि होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रतियोगी छात्र किसी कोचिंग में जाकर तैयारी कर रहा है, एक पर्टिकुलर समय के लिए उसने फीस भरी है, एक पर्टिकुलर समय के लिए उसने किराए पर कमरा लिया है, खाने की व्यवस्था की है, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है और सुर्खियों में आता है तो पेपर के रद्द होने पर और पेपर के पुनः आयोजित किए जाने पर जो समय होता है, इससे उसके संसाधनों की यानी धन की भी हानि होती है, समय की भी हानि होती है और उसका जो महत्वपूर्ण है अवसर वो निकल जाता है। क्योंकि मान लीजिए कोई पेपर एक बार लीक हुआ, अगर उसकी सुर्खियाँ में आ गया, अगर वह जानकारी में आ गया तो कई बार सरकार उसे रद्द कर देती है और उसी पेपर को दोबारा आयोजित कराती है। तो पहले तो वही पेपर लेट हो गया, अब जो अगली साल पेपर आना था वो भी इसके कारण क्या है, लेट हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों की जो समय सीमा है, अवसरों की जो समय सीमा है वो पार हो जाती है और जिसका खामियाजा उन्हें पूरी ज़िंदगी भर उठाना पड़ता है। अगली चीज़ क्या है, अयोग्य अभ्यर्थी क्या करते हैं, धन और अनुचित संसाधनों का प्रयोग करके या तो इन संस्थानों में दाखिला हासिल कर लेते हैं अथवा रोजगार हासिल कर लेते हैं। और क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि वो अनैतिक और अवैध गतिविधियों के माध्यम से किसी भी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेते हैं अथवा रोजगार हासिल कर लेते हैं, तो ऐसे में उनकी सक्षमता, उनके कौशल और उनकी दक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। ठीक है, देखिए पेपर लीक से क्या होता है, देश की, प्रदेश की और ऐसी संस्थाओं की जो प्रतियोगिता का आयोजन करा रही है, उनकी छवि भी क्या है, खराब होती है। इससे बहुत सारे पद, जो सरकारी पद हैं, वो रिक्त होते हैं और जब पद रिक्त रहते हैं तो एक ही कर्मचारी पर अतिरिक्त भार आ जाता है, जिससे उनकी दक्षता प्रभावित होती है ना। और दक्षता चाहे वो शिक्षा हो और गुणवत्ता, ये भी सब प्रभावित होती है। और अगर मान लीजिए दक्षता प्रभावित हो रही है, अगर सरकारी पद रिक्त हैं, तो इसका सीधा सीधा आशय है कि जो राष्ट्र निर्माण का कार्य है वो बाधित होता है ना। समुचित प्रतिभा का प्रयोग करने से राष्ट्र वंचित हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा इसका परिणाम है पेपर लीक का। और देखिए जांच एजेंसियों को जब इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वे पेपर लीक प्रकरणों का पता लगाएं, तो इससे जांच एजेंसियों का समय और संसाधन दोनों ही व्यर्थ होते हैं। समाज में मूल्य और संस्कार क्षीण होते हैं, है ना, क्योंकि अनैतिक और अवैध गतिविधियों के माध्यम से आंसर की प्राप्त करने की होड़, है ना, पेपर प्राप्त करने की होड़, इस तरह की गतिविधियां देखी जाती हैं, जिससे समाज में मूल्य और संस्कार क्षीण होते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई शिकायत करता है, इस संबंध में शिकायत करता है, तो उसे सच्चाई को साबित करने में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, है ना, उसे बहुत सारी धमकियां मिलती हैं शिकायत वापस लेने के लिए, और संसाधनों की भी उसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसके लिए उसे समय भी चाहिए। अब कोई प्रतियोगी छात्र अपने संसाधनों को या अपने समय को अपनी पढ़ाई पर निवेश करे या फिर वो किसी भी पेपर लीक संबंधित शिकायत की सच्चाई साबित करने में अपने समय और संसाधनों को लगाए, तो यह भी एक बड़ी समस्या आती है। अब राइटर ने ये कहा है कि देखिए जो पेपर लीक की घटना है ना, बिना राजनीतिक संरक्षण और नौकरशाही के वरद हस्त के वो पूरी नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि ना तो इन पे कार्रवाई होती है, और अगर कार्रवाई भी होती है तो बहुत सारे लोगों को क्लीन चिट मिल जाती है। और ऐसा लेखक का ये कहना है कि ऐसा बिना राजनीतिक संरक्षण और नौकरशाही के वरद हस्त के ऐसा संभव नहीं है। वो तो सूचना का अधिकार एक ऐसा महत्वपूर्ण कानून है जिससे कि पेपर लीक और जो आंसर शीट है उसकी अदला बदली, है ना, इस तरह के जो मामले हैं उनका खुलासा हो जाता है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का एक व्यापक घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा एक व्यापक लेवल पे घोटाला हुआ था। जब ये प्रकाश में आया, तो जब इसकी जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी गई, तो इसमें जो लोग आरोपित थे उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने लग गई। और बहुत
जिससे कि ये अंदेशा लगाया गया कि इसमें बहुत ज़्यादा टॉप लेवल के लोग भी सम्मिलित हैं, उन लोगों की भी मिलीभगत है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो मात्र 1 या 2 व्यक्ति अथवा 8-10 व्यक्तियों के समूह द्वारा नहीं, अपितु इसका जो संचालन है वो एक बड़े माफिया द्वारा किया जाता है। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें राजनीतिक संरक्षण और नौकरशाही का भी कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जाता है जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त लोग होते हैं। दोस्तों, आज जो हमारे पॉइंट्स हैं वो आपको थोड़े से कंजेस्टेड लग रहे होंगे, है ना। जो नोट्स में ये पॉइंट्स हैं ये कंजेस्टेड लग रहे होंगे, इसका रीज़न यही है कि हमने 3-3 आर्टिकल से जो बिंदु रह गए थे उन्हें भी यहाँ समाहित कर दिया है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें तो देखिए, भारत में जो युवा की परिभाषा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 15 से 29 वर्ष के जो युवा हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्हें युवा कहा जाता है। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार युवाओं की संख्या भारत में 27 करोड़ है। और ये युवा ही होते हैं जो विकसित राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर देते हैं। अब इनके मुद्दे क्या हैं? देखिए, युवाओं के लिए वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन 2 मुद्दे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो अच्छी शिक्षा और रोजगार, है ना। लेकिन अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छे शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने के लिए अथवा रोजगार प्राप्त करने के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा के चरण से गुजरना होता है। और उस प्रतियोगिता में ही क्या हो जाता है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं आ जाती हैं। लोग फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, चाहे वो जाति का हो, चाहे आयु का हो, चाहे दिव्यांगता का हो। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे युवा छात्र हैं उनकी जो प्रतिभा है वो हतोत्साहित हो जाती है। और इसका प्रभाव न केवल अभ्यर्थियों पर अपितु उनके परिवार पर भी पड़ता है। साथ ही इसका खामियाजा समाज और राष्ट्र को भी उठाना पड़ता है। तो अब क्या है कि इसी चीज़ को देखते हुए अपनी तरह का एक पहला कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों का रोकथाम विधेयक 2024। देखिए, केंद्र सरकार के इस कानून को लाने से पहले उत्तराखंड राज्य भी इस तरह का कानून ला चुका है। तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम परीक्षा के संबंध में नकल संबंधित कानून पारित किया गया, तो उसका उत्तर होगा उत्तराखंड। अब देखिए, ये जो कानून लाया गया है सरकार के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है कि धोखाधड़ी और अनियमितताओं पर रोक लगाना और जवाबदेही तय करना। ठीक है, यह जो केंद्रीय कानून है, इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के लिए होने वाली परीक्षाएं क्या है, इसके दायरे में आएंगी। इसमें एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव भी है, जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिश करेगी। ये सारे प्रावधान है किसके? सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों का रोकथाम विधेयक 2024 के। ठीक है, अब तो ये अधिनियम बन गया है क्योंकि ये पारित हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अपराध के लिए देखिए अधिकतम 10 साल की सज़ा और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का भी प्रावधान है। फर्जी वेबसाइट बनाकर फर्जी केंद्रों के जरिए परीक्षा कराना, नौकरी देने आदि का फर्जीवाड़ा भी इसके दायरे में होगा। एजेंसियों के शामिल होने पर, अगर मान लीजिए कोई ऐसी एजेंसी जो स्वयं ही उस परीक्षा को आयोजित करा रही है और स्वयं ही पेपर लीक प्रकरण में शामिल पाई जाती है, तो इस तरह की एजेंसी से परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकेगी। पेपर लीक से जुड़ी जो जांच है वो या तो पुलिस उपायुक्त या सहायक पुलिस उपायुक्त रैंक के या स्तर के अधिकारी द्वारा की जा सकेगी। अनुचित लिप्तता या मिलीभगत या साजिश में जो शामिल लोग हैं उन्हें 3 से लेकर 5 वर्ष की कैद और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। ध्यान रहे, यहाँ लोगों की बात हो रही है ना। अगर मान लीजिए कोई सेवा प्रदाता
इस तरह का कोई अपराध कर रहा है तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना और 4 साल तक लोक परीक्षाएं आयोजित करने से उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई भी संस्थान है, कोई भी परीक्षा सेंटर है, तो अगर ऐसा कोई भी परीक्षा सेंटर इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, पेपर लीक से संबंधित प्रकरणों में लिप्त पाया जाता है, तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना और 4 साल तक लोक परीक्षाएं आयोजित कराने से उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। संगठित अपराध करने वालों के लिए, यानी जो माफिया होते हैं, नकल माफिया, पेपर माफिया, है ना, संगठित अपराध करने वालों के लिए 5 से लेके 10 साल तक की सजा और कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना, ठीक है, इसका भी प्रावधान किया गया है। यदि किसी संस्था को संगठित अपराध का दोषी पाया जाता है, मान लीजिए कोई भी संस्था है, एनजीओ है किसी भी तरह की, या कोई और संस्था है, उसको अगर मान लीजिए पेपर लीक प्रकरण में दोषी पाया जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त और कुर्क की जा सकेगी, उससे परीक्षा की लागत की भी वसूली की जाएगी और ऐसे अपराधों को इस अधिनियम के माध्यम से संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है। तो हमने देखा कि जो पेपर लीक है उससे क्या प्रभाव पड़ता है छात्रों पर, समाज पर, राष्ट्र पर, और जो कानून है उसके क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। अब देखिए ये जो परीक्षा घोटाले होते हैं, है ना, इसमें किस किस तरह की चीज़ें आती हैं। देखिए मान लीजिए पेपर लीक है या उत्तर कुंजी लीक है, उत्तर कुंजी लीक हो जाती है कई बार आंसर की, है ना, या पेपर, दोनों ही चीज़ें लीक हो जाती हैं। ओएमआर शीट से छेड़छाड़ कर दी जाती है, सिटिंग व्यवस्था में छेड़छाड़ की जाती है, कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ की जाती है, फर्जी वेबसाइट बनाकर पैसे ऐंठे जाते हैं कि वही फर्जी वेबसाइट बनाई, नोटिफिकेशन निकाल दिया, लोग पैसे भरते हैं और ऐसा कोई नोटिफिकेशन जबकि जो संस्था है उसके द्वारा निकाला गया नहीं होता, है ना। और छद्म परीक्षा कराई जाती है, छद्म अभ्यर्थी को भी बैठा दिया जाता है, जो वास्तविक अभ्यर्थी है उसकी जगह किसी दूसरे अभ्यर्थी को भी बैठा दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, इस तरह की चीज़ें वर्तमान में क्या है कि सुर्खियों में है। अब राइटर क्या कह रहे हैं, आगे की राह क्या हो सकती है। देखिए राइटर का ये कहना है, जो पेपर लीक जैसे प्रकरण हैं, चाहे वो अनेक रूप हों, पेपर लीक या आंसर की लीक, है ना, जैसे भी हमने देखा फर्जी वेबसाइट बना दी और छद्म अभ्यर्थी को बैठा दिया, छद्म परीक्षाएं आयोजित कराई गई, फर्जी वेबसाइट बना दी गई, तो इन सारी चीज़ों का जो समाधान है ना, वो नैतिकता में है, वो गांधी के दर्शन में है। गांधी जी ने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, यानी उन्हें अलग से संदेश देने की ज़रूरत नहीं है समाज को, बल्कि वो उनका जिस तरह का आचरण है ना, और जिस तरह से वो जीवन जीते हैं, अगर लोग केवल उसी का अध्ययन कर लें तो वही लोगों को स्वयं ही एक संदेश मिल जाएगा कि समाज में उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, है ना। राम में है, राम राज्य की बात की जाती है हमेशा, और भारतीय संस्कृति में है ना, भारतीय संस्कृति में बहुत नैतिक मूल्यों पर आधारित बहुत बड़े बड़े दर्शन हैं, जैसे मान लीजिए वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना। तो इस तरह के अगर नैतिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जाए, उनका व्यापक तौर पे प्रचार प्रसार किया जाए, उनको शिक्षा का अंग बनाया जाए, तभी इस तरह के प्रकरणों को रोका जा सकता है ना। राइटर का ये भी कहना है कि शिक्षा को महज रोजगार से नहीं अपितु समाज और नैतिकता से जोड़े जाने की आवश्यकता है। जब से शिक्षा को मान लीजिए एक आधार बना दिया गया है नौकरी पाने का, तब से इस तरह के पेपर लीक जैसे मामले जो सुर्खियाँ उनमें आ रहे हैं, इस तरह के प्रकरण बढ़े हैं, ठीक है। राइटर ये कह रहे हैं कि राजनीति में भी नैतिकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भाई राजनीति में अगर लोगों को ये इस तरह की नैतिकता अगर लोगों के अंदर हो कि उनकी जवाबदेही लोगों के प्रति है, तो वो किसी भी ऐसे अवैध गतिविधि में ना तो संलिप्त होंगे, और अगर ऐसी कोई गतिविधि देखी जाती है तो उसके प्रति उनका रवैया कठोर रहेगा। उत्तरदायी लोगों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, और अगर इस तरह की संलिप्तता कोई भी प्रकाश में आती है तो उसकी पारदर्शी
त्वरित और शीघ्र जांच होनी चाहिए। महत्वपूर्ण चयन आयोग जो भी हैं, जो इस तरह के विभिन्न पदों के लिए चयन करते हैं अभ्यर्थियों का, उनके अध्यक्ष और सदस्य ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिन्होंने नैतिकतापूर्ण और शुचिता से जीवन जिया हो। यानी अगर मान लीजिए अध्यक्ष और सदस्य नैतिकतापूर्ण जीवन जीने वाले होंगे तो वो किसी भी ऐसी अवैध गतिविधि का, संलिप्तता का समर्थन नहीं करेंगे जो अभ्यर्थियों के हितों को नकारात्मक रूप में प्रभावित करे। साथ ही उनकी कोशिश यह भी होगी कि परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराई जाए। तो दोस्तों, ये था पेपर लीक को लेकर हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने 2 एडिटोरियल जनसत्ता अखबार के और 1 एडिटोरियल दैनिक जागरण अखबार का कवर किया है। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 के साथ साथ एसए के लिहाज से भी इस वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा डिस्कशन पसंद आया है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य भेजें। दोस्तों, जल्द ही एक ज्वलंत और परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।